को। आज हम यहाँ पे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे व्हाट्सएप पे वीडियो भेजना फिर उसको डाउनलोड करने में काफी वक्त चला जाता था। तो ये एक छोटा सा कोशिश है ताकि आप सब लोग जल्दी मतलब कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो वहाँ भी चलेगा, वहाँ भी क्लासेस चलते रहेंगे, हम लोग वहाँ पे भी करेंगे, जो चैप्टर्स चल रहे हैं वहीं पे करेंगे और कुछ टॉपिक्स यहाँ पे भी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग कुछ बोर्ड एग्जाम्स के जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं उसको अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, इजी टू हार्ड जाएंगे। सबसे पहले इजी सा एक क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी आधारित है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, समझा चुके हैं अच्छे से, फिर भी एक बार आज हम लोग रिवाइज कर लेंगे। देखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी आधारित है किस पर? सबसे पहला है परमाणु अर्धव्यास या फिर त्रिज्या, परमाणु आयतन, परमाणु संख्या या परमाणु भार। अर्धव्यास या त्रिज्या के बारे में तो यहाँ पर कोई किसी भी साइंटिस्ट ने, किसी भी वैज्ञानिक ने नहीं बताया था शुरू में आकर ही कि हम एक आवर्त सारणी बनाएंगे जो कि परमाणु अर्धव्यास या त्रिज्या पर आधारित होगा। तो ये वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाता है। दूसरा है परमाणु आयतन, आयतन का भी सेम, किसी ने कुछ नहीं बात किया था इसके बारे में भी। ठीक है, फिर बच जाता है हमारा परमाणु संख्या और परमाणु भार, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी के जो मुख्य बातें हैं उसको हम लोग शॉर्ट में सिंपल तरीके से याद रख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को मौलिक गुण, परमाणु द्रव्यमान, साथ ही रासायनिक गुणों की समानता के आधार पर तत्वों की व्यवस्था की थी। कैसे सजाया था? मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी को किस प्रकार से सजाया था? मौलिक गुण, उनके रासायनिक गुण, उनका द्रव्यमान, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने आवर्त सारणी को सजाया था। ठीक है, दूसरा है मेंडलीव के समय में केवल 63 तत्व ज्ञात थे। केवल 63 तत्व ही उस समय तक ज्ञात थे, उसके बाद और भी तत्वों का पता चला, उनको भी आवर्त सारणी में सजाया गया, लेकिन मेंडलीव के समय में कितने तत्व ज्ञात थे? केवल 63। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट है हमारा मेंडलीव की आवर्त सारणी में, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में। तो ये है मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 वर्ग, मतलब कि 8 ग्रुप होते हैं, जिसको उदग्र मतलब हॉरिजॉन्टल। कैसा होता है हमारा आवर्त सारणी? इस प्रकार से होता है ना, तो जो इस क्रम में ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा वो हो जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे वर्ग। ठीक है, तो ऐसे 8 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। आवर्त मतलब वर्टिकल, क्षैतिज, मतलब ऐसे लंबाई में इस तरीके से ये हो जाता है हमारा आवर्त। ठीक है, जो कि लंबे में होता है। तो कितने वर्ग थे मेंडलीव की आवर्त सारणी में? 8 वर्ग और 7 आवर्त थे। मेन बात, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या बताता है? ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसी चीज से पूछा गया है। मेंडलीव का आवर्त नियम बताता है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव का नियम क्या बताता है कि तत्वों का जो भौतिक और रासायनिक गुण है वो परमाणु भार पर आधारित होता है। ठीक है, परमाणु भार का आवर्त फलन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर मेंडलीव की आवर्त सारणी आधारित है परमाणु भार पर, ठीक है, ना कि परमाणु संख्या पर। अब इसी पर आधारित और 3 प्रश्न कैसे बन सकते हैं? कंफ्यूजन इसी में होता है, कौन सा, किस साइंटिस्ट का बताया हुआ नियम जो है वो परमाणु भार पर है, किस साइंटिस्ट का बताया हुआ जो परमाणु संख्या पर है। तो उसके लिए इसको शॉर्ट में याद रखना। ठीक है, डोबर्नियर का त्रिक नियम आया, न्यूटन का अष्टक नियम आया, लेकिन स्टार्ट आवर्त सारणी सजाना स्टार्ट हुआ था मेंडलीव से। ठीक है, तो मेंडलीव का जो आवर्त नियम था वो किस पर आधारित था? परमाणु भार, जो हमने अभी देखा, समझा। नेक्स्ट है मोज़ले का आवर्त नियम। उसके बाद मोज़ले का आवर्त नियम आया जो कि किस पर आधारित था? परमाणु संख्या पर। इन्होंने बताया था कि परमाणु भार पर नहीं होता है, परमाणु संख्या पर होता है, तो फिर उसको संख्या के आधार पर आवर्त सारणी को जो है सजाया गया। फिर आता है तीसरा मॉडर्न पीरियडिक टेबल या फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म बोलते हैं हम लोग इसको पीरियडिक टेबल का। हिंदी में बोला जाता है दीर्घाकार आवर्त सारणी। तो ये आधारित होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। ठीक है, इसको याद रखोगे कि ये किस पर आधारित होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। 3 ही चीज है याद रखने के लिए, मेंडलीव है,
है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो मौसले का अभी अभी हमने मैंडलीव का समझा कि परमाणु भार पर होता है, मौसले का याद रखना कि परमाणु संख्या पर होता है। उसके बाद हमारा लास्ट जो अभी चल रहा है दीर्घाकार आवर्त सारणी, ये किस पर आधारित है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब आएंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यदि एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। ये मैं समझा चुकी हूँ। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीन होता है, ठीक है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीन चीज होते हैं। देखो एल्कीन का बोला है, मतलब इसका बोला गया है, इसका सामान्य सूत्र यदि CnH2n है, इसका तो होता ही है CnH2n, इसका होता है CnH2n+2 और इसका हो जाता है CnH2n-2। यहाँ पे क्वेश्चन में एल्कीन का दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एल्केन या फिर एल्काइन का भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे डील करोगे वो अभी देखेंगे। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है, तो n का न्यूनतम मान होगा, मतलब n का सबसे कम, न्यूनतम क्या होता है, सबसे कम, जो सबसे कम मान होगा वो क्या हो जाएगा। मैं जब एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था क्या होता है यहाँ पे, जब हम लोग एल्केन का लिखते हैं, एल्केन में होता है हमारा एकल बंधन, ठीक है। एकल बंधन होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे अगर हम एक कार्बन ले रहे हैं तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ एकल बंधन बना सकता है, ठीक है। लेकिन एल्कीन और एल्काइन में अगर हम देखने जाएं, एल्कीन और एल्काइन में अगर हम देखने जाएं तो एल्कीन में हो जाता है हमारा द्विआबंध और एल्काइन में हो जाता है हमारा त्रिआबंधी, है ना। तो द्विआबंध होता है, तो मैंने क्या कहा था कि हम अगर यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन लिखेंगे तो ये डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, तो यहाँ एल्कीन ग्रुप और एल्काइन ग्रुप में सबसे पहले ये जरूरी है कि यहाँ पे दो कार्बन हो जिसके बीच में ये द्विआबंध लग सके। तो यहाँ पे कार्बन का सबसे न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, सबसे कम, अधिक तो कितना भी हो सकता है, कार्बन कितना भी जा सकता है संख्या। n क्या होता है, कार्बन का ही संख्या होता है, ये भी बताया था। n क्या होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्कीन में हमें सबसे कम कितना लेना ही पड़ेगा, 2 कार्बन लेना ही पड़ेगा। फिर आ जाता है एल्काइन, ठीक है। एल्काइन में भी सेम वही बात आता है। अगर एल्काइन ग्रुप का भी फॉर्मूला दे दिया होता है, यहाँ पे अगर दे दिया होता CnH2n-2, ठीक है। मान लो क्वेश्चन होता है यदि एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 है तो n का सबसे कम मान क्या होगा, तब भी हमारा यहाँ पे कार्बन का जो मान है, या C का मान बोले या n का मान पूछे, तो वो 2 ही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। दिए गए किस यौगिक के गठन में अष्टक नियम का पालन नहीं किया जाता है, इनमें से कौन सा यौगिक है जिसमें अष्टक का नियम पालन नहीं होता है। अष्टक का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखते हैं कि अष्टक का नियम किसमें पालन नहीं होता है। सबसे पहले दिया हुआ है NaCl, तो हम लोग NaCl का बना लेते हैं, परमाणु संरचना बना के देख लेते हैं कैसा होता है। यहाँ पे 2 कंपाउंड है, देखो सोडियम है और क्लोरीन है ना। सोडियम का क्या होता है परमाणु संख्या 11, क्लोरीन का क्या होता है 17। अब देखो सोडियम का जो हम लोग 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें, ठीक है। तो देखो KNMN, मतलब KNM 3 शेल में ही हो जाएगा इसका। पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सबको पता है, ठीक है। दूसरे वाले शेल में 8 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए, 8 को 10 हो गए। अब हमें और कितना चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए। तो बाहरी कक्ष में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है। देखो सोडियम का क्या है, Na कितना होता है, सोडियम का कितना है 11 है, मतलब इसमें पहले वाले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। अभी अगर हम इसमें से इस 1 इलेक्ट्रॉन को
त्याग कर दिया मान लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ सोडियम, इसमें प्लस का साइन लग जाएगा, और ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, माइनस हो गया है ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वाला जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे माइनस कर दिया है, तो क्या बचेगा यहाँ पे इसके बाहरी को, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 2 और 8, मतलब ये क्या कर रहा है, अष्टक के नियम का पालन कर रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं क्लोरीन का इसी तरीके से। क्लोरीन में कितने, 17, तो सबसे पहले वाले कक्ष में तो आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एल कक्ष में हो जाएंगे 8, 2 और 8 हो गए 10, ठीक है, बना लेना इसको। अब देखो 10 हो गए, अब और 7 चाहिए ताकि 17 हो जाए, तो इसमें 8 ना लेकर हम केवल 7 लेंगे, ये हो गए 7 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में। ये था हमारा क्लोरीन जिसका है 17 परमाणु संख्या। इसमें कितने थे, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। अब ये क्लोरीन क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है ना, इसमें इतनी क्षमता है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण कर लिया, मतलब 7 में ये एक इलेक्ट्रॉन और प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे इसके बाहरी कक्ष में कितने संख्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन के, 8, मतलब कि ये भी अष्टक के नियम का पालन कर रहा है, मतलब ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड है ये अष्टक के नियम का पालन कर रहा है, ठीक है, मतलब ये ऑप्शन जो है हमारा ये नहीं होगा। यहाँ पे पूछा गया है पालन नहीं किया है, नहीं शब्द है, ठीक है, पालन किया रहता तो हम इसको बोल सकते थे। देख लेते हैं, दूसरा ऑप्शन है हमारा LiH, ठीक है, देखो लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तीसरे नंबर पर आता है, ये इसका परमाणु संख्या 3 है, ठीक है, तो ये रहा इसका K कक्ष जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये रहा इसका L कक्ष, ये K और ये L जिसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अब ये कैसे अष्टक का नियम पालन कर रहा है, इसमें तो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने, 7 इलेक्ट्रॉन रहता तब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता था, है ना ही इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, ना ही इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है कि 8 इलेक्ट्रॉन है कि 1 इलेक्ट्रॉन का वो त्याग भी कर दे, कुछ नहीं कर सकता है ये, तो इसके बाहरी कक्ष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये कहीं से भी अष्टक का नियम पालन नहीं कर पा रहा है। अगर ये इस Ni से 3 है, अगर यहाँ से हम 1 इलेक्ट्रॉन माइनस भी कर दें तो Ni 2 ही, इसके बाहरी कक्ष में 2 ही मतलब बच जाएंगे, अगर हम इसको हटा दें तो क्या होगा, सिर्फ 2 रहेगा, यहाँ पे तो 8 होना चाहिए अष्टक का नियम पालन करने के लिए, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन का भी देख लेते हैं करके, वैसे तो यहाँ से पता चल गया कि अष्टक का नियम ये पालन नहीं कर पा रहा है। देखो हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 ही होता है, अगर हम इसका कक्ष बनाएंगे तो केवल 1 ही होगा, इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन ला ही नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, LiH, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग चौथा प्रश्न, ठीक है, ये आज का आखिरी प्रश्न है, इसके बाद अब हम लोग अगले दिन करेंगे। देखो एल्काइन का वाष्प घनत्व है 20। अब इसी एक टाइप के क्वेश्चन से तुम लोग और 2-3 तरह के क्वेश्चन समझ जाओगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वाष्प घनत्व दिया हुआ है, वाष्प घनत्व कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ठीक है। उस एल्काइन में हाइड्रोजन की संख्या होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या पूछा है ना, यहाँ पे कार्बन का भी संख्या पूछ सकता है। हम जो निकालेंगे, हमें पहले कार्बन का संख्या निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही हाइड्रोजन का संख्या निकाल पाएंगे। और इसमें जो यौगिक बनेगा उसका नाम भी पूछ सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इसको, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 3, 4, 2 या 0। एक एल्काइन है, उसका वाष्प घनत्व है 20, ठीक है। उस एल्काइन में हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, हमें ना ही पता है कि वो एल्काइन क्या है, उसमें हाइड्रोजन की संख्या हम कैसे बता सकते हैं। हमें पता क्या है, सिर्फ एल्काइन का सूत्र पता है हमें, CnH2n-2, ठीक है। अब देखो ये एक फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। परमाणु भार क्या होता है, ये होता है 2 गुणा वाष्प का घनत्व। अब हम देखेंगे परमाणु भार, हम किसका परमाणु भार निकाल रहे हैं, इसका, है ना, एल्काइन का निकाल रहे हैं। एल्काइन का फॉर्मूला हमने लिख दिया, यहाँ पे सूत्र लिख दिया, सूत्र लिख के हमने ये फॉर्मूला का 2 लिखा
और ये वाष्प का घनत्व जो है हमारा, ये वाष्प का घनत्व जो है ये कितना है 20 है, तो ये 20 लिखा। ठीक है, अब 2 से 20 को गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा, मतलब CnH2n-2 का वैल्यू क्या आया 40 आया। अब हम इसका परमाणु भार निकालेंगे। अब हम यहाँ से n का संख्या निकालते हैं। n क्या है यहाँ पे, कार्बन का संख्या होता है। अब ये निकालते हैं, तो कार्बन का भार कितना होता है ये बताओ। मॉलिक्यूलर वेट या जिसको परमाणु भार बोलते हैं वो कार्बन का कितना होता है, याद रखने का एक सिंपल सा तरीका, हाइड्रोजन हीलियम, सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है या यौगिक है जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि उसका परमाणु संख्या भी एक ही होता है और भार भी एक ही होता है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, कुछ पॉइंट का डिफरेंस है, लेकिन जब हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वैल्यू 1 ही लिया जाता है सिर्फ हाइड्रोजन में। उसके बाद जितने आते हैं जैसे कि लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये सब में क्या हो जाता है, जैसे लिथियम का हाइड्रोजन, हीलियम का क्या आया 2 नंबर पे आ रहा है, ये परमाणु संख्या कितना है 2 है, तो हम इसका भार क्या कर देंगे सीधे डबल, 2 × 2 4 हो जाएगा। कार्बन का देख लेते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, मतलब ये 6ठे नंबर पे आ रहा है, तो उसका 2 गुना कर लेंगे, 6 × 2 = 12, मतलब कार्बन का परमाणु भार होता है 12। ठीक है, 12 × ये n, हमने कार्बन का परमाणु भार लिखा है 12 C की जगह पे। ठीक है, जहां पे कार्बन क्या है, कार्बन है 12 और हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, ये बस हम यहाँ पे मान बैठा रहे हैं। तो 12n प्लस हाइड्रोजन का क्या है 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे ब्रैकेट में 2n-2 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 40। ठीक है, हमने बस ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे हमने बस मान बैठाया है इसका। अब देख लो क्या निकल जाएगा यहाँ पे 12n प्लस 2n-2, मतलब ये जो 1 है ये 2n से भी गुणा होगा और ये जो 1 है ये -2 से भी गुणा होगा, इक्वल टू 40। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा 12n प्लस 2n क्या आ गया 14n, अब यहाँ पे 40, अब ये यहाँ पे माइनस में है तो इक्वल टू के यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा ये 40 + 2, तो 14n = 42। यहाँ से n का वैल्यू क्या निकल जाएगा 42 को अगर डिवाइड करोगे 14 से तो डिवाइड करने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 3, मतलब यहाँ पे n का संख्या है 3, मतलब कार्बन का संख्या होगा हमारा 3। ठीक है, यहाँ हमने कार्बन का संख्या निकाल लिया, अब हमें निकालना है हाइड्रोजन का संख्या। अब देखो अगर इसी प्रश्न में कार्बन का संख्या निकालने पूछा होता तो हम निकाल सकते थे। याद रखना यहाँ पे बोला गया है एल्काइन, इसीलिए हम लोग एल्काइन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ एल्कीन बोला होता तो हम यहाँ एल्कीन का फॉर्मूला इस्तेमाल करते, अगर यहाँ पे एल्केन बोला होता तो हम यहाँ पे एल्केन का सूत्र इस्तेमाल करते और यहाँ से हम कार्बन का संख्या निकाल देते। अब हम निकालते हैं हाइड्रोजन का संख्या। ठीक है, देखो हाइड्रोजन का संख्या निकालने के लिए हमें क्या चाहिए 2n-2, हाइड्रोजन कितना है C तो n निकल गया। ठीक है, C का वैल्यू निकल गया, C कितना है 3 है, निकल गया। अब हाइड्रोजन का हम निकालेंगे, हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा हमारा ये 2n-2, यहाँ पे जो भी फॉर्मूला का रहता ना वही हम लिखेंगे। अगर यहाँ पे 2n + 2 रहता, अगर हम अगर हम एल्केन का यूज करते हैं यहाँ पे +2 रहता तो हम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करते। यहाँ हम एल्काइन का निकाल रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे 2n-2 ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये रहा 2n-2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बस n का मान बैठा देना। n का मान कितना आया था 3 आया था। ठीक है, हो गया 6 4। ठीक है, मतलब हमारा हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया 4 आ गया। ठीक है, अब हमने कंपाउंड अगर पूछ लिया जाता है यहाँ पे कि कौन सा यौगिक बनेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे देखो C कितना आया है 3 आया है और H कितना आया है 4 आया है। हम इसको बनाकर देख लेते हैं, या फिर अगर उसका स्ट्रक्चर बनाने दे देगा हम वो भी बना पाएंगे इसी से। C3 है, हमने 3 कार्बन लिख दिया। ठीक है, अब H4 ही कैसे होगा, तुम लोग को तो देख के लग रहा होगा कि अगर तो यहाँ पे 3 का
दो कार्बन के बीच में त्रियाबंध लगेगा। मान लो इस कार्बन के बीच में त्रियाबंध लग गया, ठीक है, और बाकी जो बच गया उसमें एकल बंध नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पर इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन पहले से ही हो गए, उसको क्या चाहिए, सिर्फ 1 हाइड्रोजन चाहिए, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन देने से हो जाएगा। इस कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन होने चाहिए, देखो है 1 2 3 ये 4, मतलब हमें इसमें हाइड्रोजन और देना ही नहीं है। इस कार्बन के पास केवल 1 ही हाइड्रोजन है, हमें यहाँ पे 3 हाइड्रोजन देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर C3H4 और इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3। 3 कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं, प्रोप, है ना, प्लस ये क्या है, त्रियाबंध है, एल्काइन ग्रुप है, तो प्रोप प्लस आइन हो जाएगा प्रोपाइन। इसका नाम हो गया हमारा प्रोपाइन। इस तरह का कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए किसी भी वर्ग का, किसी भी ग्रुप का, तो तुम कर पाओगे, ठीक है। आज बस इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले दिन।